Chapters 1121 Finally Seeing He-Fan's True Inheritance, 1122 Troublesome Final Test, 1123 What is this goose name, 1124 Dark Assassination Chapter Start, Chapter 1121 आखिरकार ही फैन की असली विरासत देखी। यह अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट है, तभी इससे इतनी अजीब फीलिंग आ रही है। अगर हम उस पर अटैक करने जा रहे हैं तो पहले इस ईगल से निपटना होगा। तुम लोग भूल गए उसने क्या कहा था? इस ईगल के अलावा उसके पास और भी एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स हैं। क्या वो एक एंस्लेवमेंट पाथ का गू इमॉर्टल है? अगर वो एंस्लेवमेंट पाथ का गू इमॉर्टल है तो उससे डील करना आसान होगा। ये पाथ डायरेक्ट अटैक्स के सामने कमजोर होता है, भले ही वो इमॉर्टल हो। हम भी तो गू इमॉर्टल्स हैं। ये काम नहीं करेगा शायद। जल्दबाजी मत करो, हम इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन पर देखेंगे। यहां तक कि जब तक सारे इमॉर्टल्स इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन पर पहुंचे, कुछ गू इमॉर्टल्स अभी भी उस अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के बारे में बात कर रहे थे। ये अजीब नहीं था। एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट जिसके पास मैच्योर होने पर रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ आ जाती है, ये खबर इमॉर्टल्स के लिए एक झटका थी। फैंग युआन उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक शांत और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन था। उसकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी। अनजाने में इमॉर्टल्स के उसके बारे में अंदाजे सच्चाई से काफी अलग हो चुके थे। फैंग युआन ये देखकर खुश था। वो जितनी गलत चीजें सोचेंगे उतना ही बड़ा उसका एडवांटेज होगा। अगर यूज सच में एक एंस्लेवमेंट पाथ का गू इमॉर्टल मान लिया गया ही तब उन्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन पथ और स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल की ताकत देखने को मिलेगी। इसके आगे बातचीत के दौरान फैंग युआन ने जांच पड़ताल जारी रखी और काफी कीमती इंटेलिजेंस हासिल की। ये गू इमॉर्टल्स लगता है दुनिया से बहुत लंबे टाइम से अलग थलग रहे हैं। ये लोग झगड़े या लोगों से डील करने में अच्छे नहीं हैं। सिर्फ बातों में ही नहीं, ये बाहर के गू इमॉर्टल्स जैसे चालक भी नहीं हैं। मैं उनका बैकग्राउंड आसानी से पता लगा सका। इनमें चालाकी नाम की चीज ही नहीं है और इनके तरीके पुराने हो चुके हैं। कुल मिलाकर ये गू इमॉर्टल्स 2 ग्रुप्स में बेट हुए हैं। एक को ओल्ड इमॉर्टल चेंची लीड कर रहा है। चारों गू इमॉर्टल्स खून के रिश्ते से जुड़े हैं। दूसरा ग्रुप 3 ब्लड स्वॉन इमॉर्टल्स का है। वो हैं झूमिन, झेंगतुओ और फंगजून। उनका लीडर एक्चुअल में एक ब्लड पाथ वाला है। आखिरी 2 अकेले हैं। जैसा सोचा था, वो ग्रुप्स के साथ काम नहीं करते। फैंग युआन मन हाइमन मुस्कुराया। जहां लोग होते हैं वहां बेनिफिट्स के लिए कंपटीशन तो होता ही है। हे-फैन ग्रोटो हेवन भी इससे अलग नहीं था। लेकिन साफ था, यहां का कॉन्फ्लिक्ट छोटा और लो लेवल का था। गू इमॉर्टल्स एक दूसरे से कंपीट करने में स्किल नहीं थे। नॉर्दर्न प्लेन्स के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन गू इमॉर्टल्स के पास नॉलेज बहुत कम थी। फैंग युआन ने पहले ही जांच लिया था। ये गू इमॉर्टल्स ट्रेजर येलो हेवन में एंटर नहीं कर सकते थे, या ये कहें उन्हें उसके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन उनकी आइडेंटिटी देखो, वो मुजरिमों के वंशज द। इसलिए ये समझ में आता है कि ओल्ड एंसेस्टर हे-फैन ने उन्हें ट्रेजर येलो हेवन से जुड़ने से रोका था। अगर वो ट्रेजर येलो हेवन से जुड़ पाते तो बात ही कुछ और होती। ना सिर्फ उनके पास अपडेटेड मेथड्स होते, वो ट्रेड कर पाते और नॉलेज हासिल करते। बिना ट्रेड किए भी उनका एक्सपीरियंस बढ़ता। ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ होती। इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन एक ऊंचा अकेला पहाड़ था। ये कोई मशहूर पहाड़ या नदी नहीं थी। इसके 10 लेवल्स दी ऊपर की तरफ छोटा होता जाता था। इसमें इंसानी डिजाइन के साफ निशान थे। पहाड़ के चारों तरफ जंगल द, जिनमें बहुत सारे रिसोर्सेज द। फैंग युआन काफी हैरान था। बेशक ही फैन ग्रोटो हेवन दुनिया से अलग था, लेकिन यहां कोई आपदाएं या तकलीफें नहीं आती थीं। और क्योंकि ये ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट नहीं हो सकता था, इसके अंदर के रिसोर्सेज पीढ़ियों से जमा होने के कारण सच में बहुत ज्यादा थे। इमॉर्टल्स ब्रास बेल हेवनली स्पिरिट के पीछे पीछे चले और पहाड़ की चोटी के पास एक पत्थर के पवेलियन में उतरे। पत्थर का पवेलियन स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल था, लेकिन भले ही यह सिर्फ एक पवेलियन था, इसमें एक शानदार एटमॉस्फेयर था। पवेलियन 8 मोटे पिलर्स पर टिका हुआ था। पवेलियन में एक पत्थर की शिला थी जो ध्यान खींच रही थी। पत्थर की शिला एक हाथी की तरह विशाल थी। इसने पवेलियन की लगभग सारी जगह घेर रखी थी। उस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। ब्रास बेल हेवनली स्पिरिट पत्थर के पवेलियन में दाखिल हुई और पत्थर के पवेलियन के एक पिलर पर लटक गई। वहां एक हुक था। पोजीशन में आने के बाद वो हिलना बैंड हो गई। ओल्ड इमॉर्टल चेंची ने कहा, सुपीरियर इमॉर्टल, आप अभी अभी आए हैं। आपके मन में बहुत से सवाल होंगे। इस पत्थर की शिला को देखिए, यह आपके बहुत से सवालों का जवाब दे देगी। फैंग युआन तैयार था। उसने सब्र से उस देखा। कुछ देर बाद उस आखिरकार सब कुछ समझ आ गया। पता चला कि उस जमाने में
ही फैन की सबसे प्यारी पोती ही फंग यू गायब हो गई थी एटीट्यूड गू के साथ। हे फैन ने अपनी कीमती पोती को खो दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उसकी उम्र लगभग खत्म हो चुकी थी। वो सिर्फ अपना इमॉर्टल एपर्चर नीचे रख सकता था और इमेमोरियल अजूर हेवन के टुकड़े को अब्जॉर्ब कर सकता था, अपनी आज़ादी खोकर। कुछ ही ट्राइब के गू इमॉर्टल्स जो उसकी देखभाल नहीं कर पाए थे, उन्हें ही फैन ग्रोटो हेवन में बैंड कर दिया गया। न सिर्फ उनकी आज़ादी छीन ली गई, बल्कि उनके इमॉर्टल एपर्चर्स को भी निकाल कर ही फैन ग्रोटो हेवन में फ्यूज कर दिया गया। इस तरह ही फैन ग्रोटो हेवन और भी बड़ा हो गया। इमेमोरियल अजूर हेवन के टुकड़े को अब्जॉर्ब करने से पहले ही फैन ने पहले ही अपने अरेंजमेंट्स कर लिए थे, अपनी असली विरासत और हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट छोड़कर। लेकिन वो अपनी पोती के बारे में सोचना बैंड नहीं कर पा रहा था। वो चाहता था कि उसके वंशज उस ढूंढी, इसलिए उसने एक एक्स्ट्रा स्टेप जोड़ा। वो था एटीट्यूड गू के ऑरा की जरूरत। उसके नजरिए से भले ही वो सामने ना आए, इस वक्त की ही ट्राइब की ताकत के साथ वो जरूर ही फंग यू की लोकेशन ढूंढ सकते थे और एटीट्यूड गू वापस पा सकते थे। लेकिन सच ये था कि वो कुछ ज्यादा ही आशावादी था, या ये कहें रिश्तों के कारण वो सच को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। उस लगता था कि ही फंग यू के जिंदा होने की काफी संभावना है। उसकी इस गलतफहमी के कारण ही फैन की असली विरासत इतने समय तक किसी को नहीं मिली, अब तक जब फैंग युआन ने भेस बदल कर हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट खोला। इसे ओल्ड एंसेस्टर हे फैन की एक गलती मानना पड़ेगा, लेकिन वो आखिरकार एक रैंक 8 महान एक्सपर्ट था। अपनी मौत से पहले उसने इस गलती को महसूस कर लिया था। उसने सोचा, अगर मेन ट्राइब से कोई उसकी असली विरासत हासिल नहीं करता तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो या तो हे ट्राइब खत्म हो जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी, बिना किसी लायक वंशज के। हे फैन ने जो सोचा वो ये था, इस केस में वो एक और बैच तैयार कर सकता है और ग्रोटो हेवन के लोगों को अपनी असली विरासत हासिल करने दे सकता है, यूस इस तरह आगे बढ़ा सकता है। आखिरकार उनके पास ही ट्राइब का खून तो था ही। इसलिए हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट सेट करने के बाद अपनी मौत से पहले ही फैन ने अपनी असली विरासत में एक नया नियम जोड़ा। उसने एक टाइम सेट किया। कई सौ साल बाद अगर मेन ट्राइब से कोई उसकी असली विरासत हासिल नहीं करता तो ग्रोटो हेवन के वंशजों को इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन पर घूमने और अपने मौके ढूंढने की इजाजत होगी। ये शिला पर लिखा था, ओल्ड एंसेस्टर ही फैन ने अपनी मुख्य असली विरासत इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन पर छोड़ी है। उन्होंने अपनी उम्र खत्म होने से पहले बहुत सी छोटी छोटी विरासतें भी स्थापित की हैं। दूसरे ही ट्राइब के मुजरिम इमॉर्टल्स रोए और दुख मनाया। उन्हें लगा कि उन्हें निराश किया, वो उनके साथ ही मर गए। लेकिन मरने से पहले उन्होंने ही फैन की नकल की और अपनी पत्थर की शिला विरासतें इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन पर छोड़ दी। उनकी असली विरासतें अंदर छुपी हुई थी। जो ही ट्राइब के लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में थे वो एटीट्यूड गू ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। समय बीतता गया। ओल्ड एंसेस्टर हे फैन द्वारा सेट की गई टाइम लिमिट कब की खत्म हो चुकी थी। इसलिए ही फैन ग्रोटो हेवन में इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन को मॉर्टल्स के एक्सप्लोर करने के लिए खोल दिया गया। नतीजा ये हुआ कि ही फैन ग्रोटो हेवन में गू इमॉर्टल्स दिखने लगे। हालांकि भले ही ये मॉर्टल्स हे फैन की असली विरासत के लिए कंपीट कर सकते थे, इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल था। बेशक बहुत से मॉर्टल्स ने असली विरासतें हासिल की और उनमें से कुछ गू इमॉर्टल्स बन गए, लेकिन आज तक कोई भी पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच पाया था और पहली असली विरासत हासिल नहीं कर पाया था। पत्थर की शिला के अनुसार अगर पहली असली विरासत हासिल करने वाला व्यक्ति गू इमॉर्टल बन जाता है तो वो ही फैन ग्रोटो हेवन का मालिक बन जाएगा। उसके पास इन मुजरिम इमॉर्टल्स के पापों को माफ करने का अधिकार होगा। उन्हें अपनी आज़ादी वापस मिल जाएगी और वो ही ट्राइब में लौट जाएंगे। लेकिन इससे पहले चाहे कितनी भी पीढ़ियां गुजर जाएं, वो ही सरनेम नहीं रख सकते थे। उन्हें दूसरे नाम रखने पड़ेंगे। ये उन्हें उनकी मुजरिम होने की आइडेंटिटी याद दिलाता रहेगा। पत्थर की शिला पर लिखी बातें पढ़ने के बाद फैंग युआन आखिरकार समझ गया। उसके अंदर का कंफ्यूजन दूर हो गया। तभी इन गू इमॉर्टल्स के एक्सप्रेशंस और इमोशंस मेरे लिए इतने कॉम्प्लेक्स हैं। उनके मन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की इंटेंशंस एक साथ हैं। फैंग युआन ने उनके नजरिए से सोचा, अगर वो उनकी जगह होता तो उसके मन में और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स होते। हे फैन के नियमों के अनुसार टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी, तो चाहे वो ही ट्राइब के मेन इमॉर्टल्स हो या ये मुजरिम इमॉर्टल्स, वो सभी फैन की असली विरासत के लिए कंपीट करने के लिए क्वालिफाइड थे। यह इमॉर्टल्स बड़े जोश से अपने वंशजों को तैयार कर रहे थे ताकि वो ही फैन की असली विरासत हासिल कर सकें, ग्रोटो हेवन को खोल सकें और आज़ादी पा सकें। जहां तक इन गू इमॉर्टल्स की बात है, उन्हें पहले ही दूसरी विरासतें मिल चुकी थीं। वो ही फैन की असली विरासत के लिए कंपीट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे।
इसलिए ही फैन ग्रोटो हेवन के गू इमॉर्टल्स में आमतौर पर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, वो काफी शांति से रहते थे। शुरू में उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ट्राइब से कोई आएगा। आखिरकार इतना लंबा वक्त बीत गया था, लेकिन कोई नहीं आया। फैंग युआन के अचानक आने से उनकी सारी धारणाएं टूट गईं, और पत्थर की शिला पर लिखे नियमों के कारण उन्हें उसका स्वागत करने जाना पड़ा, भले ही वो उसके आने के खिलाफ थे और मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। उनके नजरिए से ही फैन की असली विरासत अब उनकी ही थी। जब तक वो अपने वंशजों को पालते पोस्ट रहेंगे, एक दिन कोई ना कोई पहाड़ की चोटी पर चढ़ेगा और ही फैन की असली विरासत हासिल कर लेगा। इसलिए वो फैंग युआन का आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास नियमों का पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हेवनली स्पिरिट शायद बेअकाल हो, लेकिन ही फैन ने मरने से पहले इस बारे में सोचा था। भले ही वो कुछ हद तक अनरिलायबल थी, लेकिन उसने ही फैन की मर्जी को उसकी मौत के बाद भी मजबूती से आगे बढ़ाया। और ही फैन के पास पाबंदी का एक और तरीका था। गू इमॉर्टल बनने पर कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस का सामना करना पड़ता है। जब भी वो ट्रिब्यूलेशंस पार नहीं कर पाते, ये गू इमॉर्टल्स इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन पर आते और हेवनली स्पिरिट से मदद मांगते। हेवनली स्पिरिट पहली शिला की असली विरासत में मौजूद इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके उनकी कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को टाल देती। भले ही वो उस पाल के लिए सुरक्षित हो जाते, लेकिन वो हेवनली स्पिरिट के कंट्रोल में आ जाते। हेवनली स्पिरिट को सिर्फ असली विरासत में मौजूद एक खास मेथड का इस्तेमाल करना था ताकि कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस को टालने का तरीका हटा दे, जिससे उनकी मौत हो जाती। बहुत से गू इमॉर्टल्स शुरू में कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस पार कर पाते थे, लेकिन उन्हें ट्रेजर येलो हेवन के बारे में नहीं पता था। भले हाई हे फैन ग्रोटो हेवन में बहुत सारे रिसोर्सेज द उनकी वैरायटी की एक सीमा थी। इन गू इमॉर्टल्स की कल्टिवेशन जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। इसलिए कई कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस के बाद जब वो मजबूत हो गए, तो धीरे धीरे इन गू इमॉर्टल्स के लिए उन्हें पार करना नामुमकिन हो गया। आखिरकार उनके पास हेवनली स्पिरिट से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो सभी फैन के जाल में फंस गए और हेवनली स्पिरिट के कंट्रोल में आ गए। भले हाई हे फैन को मारे हुए कई साल हो गए थे, लेकिन इसके नतीजे में उसका अभी भी ही फैन ग्रोटो हेवन पर पूरा कंट्रोल था। ओल्ड एंसेस्टर हे फैन, जैसा कि उम्मीद थी, और ही ट्राइब को उसके सबसे शानदार युग में ले जाने वाले चैंपियन के लायक। मरने के बाद भी उनका ही फैन ग्रोटो हेवन पर पूरा कंट्रोल था। ये सभी गू इमॉर्टल्स उनका बहुत आदर करते हैं, लेकिन इस शिला पर जो लिखा है वो शायद पूरी तरह सच ना हो। हाँ, मुझे विश्वास नहीं है कि वो मुजरिम इमॉर्टल्स ओल्ड एंसेस्टर हे फैन के साथ मरने को तैयार थे। साफ है, उनकी मर्जी चाहे जो भी हो, ही फैन ने फिर भी इस बेरहम और क्रूर तरीके से काम किया। वो सच में प्रशंसा के लायक है। अगर उन्हें जिंदा रहने दिया जाता तो हे फैन ग्रोटो हेवन शायद अंदर से ही टूट चुका होता। विचार तेजी से उसके दिमाग में दौड़े। फैंग युआन की नजर पत्थर की शिला से हटी। उसने धीरे से अपना सर उठाया और ब्रास बेल हेवनली स्पिरिट को देखा। उसने पूछो, तो फिर इस असली विरासत को हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? जैसे ही उसने ये कहा, दूसरे गू इमॉर्टल्स ने अपनी सांसें रोक ली और कंसंट्रेट किया, चिंता भरी नजरों से देखने लगे। चैप्टर 1122 मुश्किल आखिरी परीक्षा पवेलियन में राखी पत्थर की शिला पर लिखा था, चाहे वो मेन ट्राइब का मेंबर हो जिसे हेवनली स्पिरिट यहां लाई हो, या कोई मुजरिम इमॉर्टल जो पहाड़ पर चढ़ा हो, ही फैन की असली विरासत पाने से पहले उन्हें एक आखिरी, सबसे जरूरी टेस्ट से गुजारना होगा। लेकिन इस आखिरी टेस्ट का कंटेंट पत्थर की शिला पर नहीं लिखा था। उन्हें हेवनली स्पिरिट से पूछना पड़ेगा। हेवनली स्पिरिट भी अकाल थी, लेकिन उसी फैन के निर्देश याद थे। इसलिए फैंग युआन ने उससे पूछा। जल्द ही इमॉर्टल्स ने ब्रास बेल हेवनली स्पिरिट को हिलते हुए सुना, जिससे एक लंबी और जोर की आवाज पैदा हुई। जब आवाज पिलस से टकराकर गूंजी, तो शिला पर बदलाव हुए। असली कंटेंट के आखिर में नई लाइनें दिखने लगी। इमॉर्टल्स यूज देखकर हैरान रह गए। इसमें लिखा है कि ही फैन ग्रोटो हेवन हाई असली विरासत है। जो कोई भी असली विरासत हासिल करेगा, वो ही फैन ग्रोटो हेवन का मालिक बन जाएगा। लेकिन ही फैन की असली विरासत पाने के लिए एक आखिरी टेस्ट है। वो असल में यह है। तभी ओल्ड एंसेस्टर हे फैन ने नियम बनाया था कि अगर वारिस सामने आता है तो हम सबको जाकर उसका स्वागत करना होगा। ओल्ड एंसेस्टर बहुत बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने कितनी सूझबूझ से प्लानिंग की। भले ही हम मुजरिम हैं, उन्होंने हमें कभी नहीं भुलाया। वो अब भी हम वंशजों के बारे में चिंतित हैं। इमॉर्टल्स आपस में डिस्कस कर रहे थे। उन्हें ओल्ड एंसेस्टर हे फैन के प्रति प्रशंसा महसूस हो रही थी। कुछ की एड लाल हो गई थी, जैसे वो रोने ही वाले हैं। फैंग युआन ने नई इन्फॉर्मेशन देखी। उसके माथे पर बाल पड़ गए थे। उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया था। कंटेंट ने साफ साफ बता दिया था कि टेस्ट क्या था।
बस जैसे हाई में आखिरी टेस्ट पास कर लूं, मैं ही फैन की असली विरासत हासिल कर सकता हूं। लेकिन ये क्या है? ये चाहता है कि मैं ही फैन ग्रोटो हेवन के अंदर के आधे गू इमोर्टल्स के वोट हासिल करूं, और मुझे ये ग्रोटो हेवन के टाइम के हिसाब से 3 साल के अंदर पूरा करना होगा। फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। ओल्ड एंसेस्टर हे फैन का आखिरी टेस्ट उसकी उम्मीदों से परे था। साफ था, वो ही फैन ग्रोटो हेवन के अंदर के गू इमोर्टल्स का पक्ष लड़ रहा था। एक बाहरी आदमी होने के नाते फैंग युआन के लिए उनका सपोर्ट हासिल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फैंग युआन जल्दी समझ गया, उसने ही फैन की इंटेंशंस को समझ लिया। ओल्ड एंसेस्टर हे फैन ने नियम इसलिए बनाए ताकि वो अपने वारिस को ही फैन ग्रोटो हेवन के इन गू इमोर्टल्स को अपने साथ लेने के लिए प्रोत्साहित कर सके। आखिरकार गू इमोर्टल्स को नर्चर करना मुश्किल होता है, उन्हें अपने साथ लेने से हे ट्राइब को बहुत फायदा होगा। इसलिए ये ना सिर्फ वारिस की काबिलियत का टेस्ट था, बल्कि उनके इंटरपर्सनल स्किल्स का भी टेस्ट था कि क्या वो दूसरों को एकजुट करने वाला एक स्किल लीडर बन सकते हैं या नहीं। हे फैन अपनी असली विरासत का इस्तेमाल हे ट्राइब के लिए एक लीडर चुनने के लिए कर रहा था, वो सिर्फ एक गू इमोर्टल एक्सपर्ट नहीं ढूंढ रहा था। बुढ़े आदमी, तुम मर चुके हो, इतनी सारी चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हो? ये बहुत ट्रबलसम है। फैंग युआन ने सोचा, लेकिन ऊपर से उसने एक आहें भरी और दिल से कहा, एंसेस्टर हे फैन हमेशा ही ट्राइब के बारे में सोचते रहे, उन्होंने इतनी मेहनत की, एक वंशज के रूप में मैं दिल से प्रभावित हूं। हाँ हाँ, इमोर्टल्स ने उसकी बातें सुनी और जवाब दिया। शुरू में ये गू इमोर्टल्स बहुत चिंतित द आखिरकार अगर फैंग युआन ने ही फैन की असली विरासत हासिल कर ली, तो उन्हें नहीं पता था कि अन जैसे मुजरिम इमोर्टल्स का क्या होगा। लेकिन अब ओल्ड एंसेस्टर हे फैन के अरेंजमेंट से उनकी भलाई का यकीन हो गया था। फैंग युआन ने अपना प्रभावित एक्सप्रेशन बनाए रखा और पलता पत्थर की शिला के सामने खड़ा होकर पवेलियन में मौजूद इमोर्टल्स का सामना करते हुए उसने पूछा, तो फिर मैं आप सबका सपोर्ट कैसे हासिल कर सकता हूं? जैसा कि फैंग युआन ने उम्मीद की थी, यूज जवाब में खामोशी मिली। वक्त अब बदल चुका था। शुरू में वो उससे सावधान था, लेकिन अब फैंग युआन को आधे गू इमोर्टल्स की मान्यता हासिल करनी थी। इस केस में सिचुएशन उलट गई थी, ये बिल्कुल अलग था। इमोर्टल्स ने एक दूसरे को देखा, कोई नहीं बोला। सिर्फ फैंग युआन की तरफ उनकी नजर बदल गई थी। पहले वो सावधान थे और अपनी बुरी इंटेंशंस छुपाते हुए दया दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी नजरें दूर की थी, वो अपने आप को बड़ा समझने लगे थे और मन ही मन सोच रहे थे। फैंग युआन जल्दबाजी में नहीं था, वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, उनके जवाब का इंतजार करते हुए। कुछ देर की खामोशी के बाद सबसे अनुभवी और सबसे बूढ़े गू इमोर्टल चेंची से और रहा नहीं गया। उसने खांसा, आज की बातें बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इतना सब सोचने से मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं अभी इसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं। सुपीरियर इमोर्टल, आप यहां तक पहुंचने के लिए लंबा सफर करके थक गए होंगे, है ना? क्यों ना आप पहले जाकर थोड़ा आराम कर लें और रिलैक्स हो जाएं, हम इस बारे में बाद में सोच सकते हैं। ये बुद्ध लोमड़ी। फैंग युआन मन हाइमन मुस्कुराया। ओल्ड इमोर्टल चेंची की बातों को वहां मौजूद गू इमोर्टल्स ने खूब पसंद किया, उन्होंने बड़े जोश के साथ उस जवाब दिया। वो पहले बिखरे हुए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो एकजुट हो गए हैं, बाहरी आदमी फैंग युआन से एक साथ निपटने के लिए। लेकिन अगर मैं तुम्हारी ताल मटोल की बात मान भी लूं तो क्या? फैंग युआन ने उनसे ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। उसका एक्सप्रेशन नहीं बदला, उसने सर हिलाया और अनिच्छा से कहा, इमोर्टल चेंची, आपकी बात में दम है। चेंची ने जीत की मुस्कान दिखाई, लेकिन जल्दी उसने उस छुपा लिया। मेरे रहने की जगह साधारण है, लेकिन हमारे पास आपके लिए कुछ चाय है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो, तो आपको आश्रय देना मेरी बड़ी खुशनसीबी होगी। चेंची ने गर्माजोशी से आमंत्रित किया, लेकिन उसने फैंग युआन की बातों का कोई साफ जवाब नहीं दिया। फैंग युआन ने एक अनिच्छा भरी मुस्कान के साथ सर हिलाया, तो फिर मैं आपको तकलीफ दूंगा। उसने इसे साधारण कहा, लेकिन ओल्ड इमोर्टल चेंची जाहिर है सिर्फ विनम्र हो रहा था। उसके रहने की जगह बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही एलिगेंट और शानदार थी। कई महल एक पहाड़ की चोटी पर आराम से बैठे थे। ये पहाड़ इंसान द्वारा बनाया हुआ लगता था, छोटी सपाट थी, हर तरफ महल बनाए गए थे, सुनहरे ईंटों और हरे टाइल्स दी, कई खूबसूरती से तराशे गए पिलर्स के साथ। चेंची और उसके गू इमोर्टल अधीनस्थ यहां रहते थे। सिर्फ वो ही नहीं, बड़ी संख्या में गू मास्टर्स और मॉर्टल्स भी। ये सब मेरे वंशज हैं, ही, कृपया माफ करें, सुपीरियर इमोर्टल। मेरी उम्र में
मुझे वंशज रखना और उन्हें पालना पोसना अच्छा लगता है। चेन ची ने समझाया। फैंग युआन ने सर हिलाया। इससे पता चलता है कि आप रिश्तों को महत्व देने वाले इंसान हैं। चेन ची ने गहरी नज़र से फैंग युआन को देखा। रिश्तों और वफादारी को महत्व देने वाले लोगों को कौन पसंद नहीं करेगा? ही, हा हा हा। फैंग युआन भी हंसा। चेन ची और फैंग युआन को इतनी सद्भावना से बात करते देख दूसरे 3 गु इमोर्टल्स के इमोशंस शांत हो गए। इसी तरह फैंग युआन कुछ समय के लिए यहीं रुक गया। अजीब बात थी, पहले दिन से चेन ची ने खुद को दोबारा नहीं दिखाया और ना हाई फैंग युआन से दोबारा मिला। फैंग युआन चिंतित नहीं था, उसने सब्र से इंतजार किया। 4 दिन बाद महलों में फैंग युआन और चेनले लंबे रास्तों पर टहल रहे थे। चेनलरन महिला इमोर्टल्स में से एक थी, उसके लंबे बाल 2 जुड़ों में बंधे थे और उसका नेचर बबली था। खून के रिश्ते के हिसाब से वो ओल्ड इमोर्टल चेन ची की पादपति थी। यंग मास्टर हे चेंग, इस कमल को देखिए, मुझे उसका रंग बहुत पसंद है। चेनलर ने कमल के तालाब की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा। ये रास्ता काफी खास था, ये पूरे कमल के तालाब के ऊपर से गुजरता था। कमल के तालाब के अंदर हर रंग के कमल वो बिना किसी मकसद के तैर रहे थे। ये एक खूबसूरत नज़ारा था। इन पिछले कुछ दिनों में भले हाई ओल्ड इमोर्टल चेन ची फैंग युआन से नहीं मिले, चेनले उसके साथ थी महलों की सारी सीनिक साइट्स देखने के लिए। ये पीला कमल क्यूट है, साफ और मासूम, ये तुम पर बिल्कुल सूट करता है, लेरा। फैंग युआन मुस्कराया। चेनलर ने अपना सर झुका लिया, वो शर्मा गई। उसने धीमे से कहा, यंग मास्टर, आप क्या कह रहे हैं? लर तो बस इन फूलों को देखकर खुश हो रही थी। तुम्हें देखकर भी मुझे बहुत खुशी होती है, लेरा। फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाई और लेरा के हाथ पकड़ लिए। चेनलर का शरीर कांप गया, उसने अनजाने में छूटने की कोशिश की, लेकिन फैंग युआन के हाथों ने उस मजबूती से पकड़ रखा था। चेनलर का चेहरा लाल हो गया। उसके गु इमोर्टल कल्टिवेशन लेवल के बावजूद उसका दिमाग गड़बड़ में था। उसने संघर्ष करते हुए बड़बड़ाया, यंग मास्टर, आप। फैंग युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर लगभग पूरी तरह चेनले को छू रहा था। चेनलर तेजी से पीछे हटी, क्योंकि उसका शरीर अस्थिर था, वो पीछे की तरफ गिर गई। फैंग युआन ने यूज गिरते हुए अपनी बाहों में थाम लिया। संभाल कर, गिर मत जाना। उसकी नर्म आवाज चेनले के कानों में पड़ी। जब चेनले ने रिएक्ट किया, वो पहले से हाई फैंग युआन की बाहों में लेती हुई थी। चेनलर ने अपना सर उठाया। उसने फैंग युआन को देखा, जो एक हल्की सी शरारत भरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। चेनलर बेहद शर्मिंदा थी। उसने फैंग युआन के सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। यंग मास्टर, आप बहुत नटखट हैं, आपने मुझे परेशान किया। ये कहकर उसने फैंग युआन की बाहों से निकलने की कोशिश की। फैंग युआन ने सांस खींची। उसने एक कदम पीछे लिया। उसके चेहरे पर तेज दर्द दिख रहा था। चेनलर तेजी से आगे बढ़ी, गहरी चिंता के साथ उससे पूछते हुए, यंग मास्टर, आप कैसे हैं? फैंग युआन ने गहरी सांस ली। सच कहूं तो कुछ समय पहले मैं एक भयानक लड़ाई में शामिल था। हे फैन की असली विरासत पाना आसान नहीं है। ट्राइब के बहुत से गु इमोर्टल्स ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते। तो आप घायल हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चेनलर ने अपने पैर पटके। उसकी शर्म गायब हो गई। उसने फैंग युआन के सीने को देखते हुए पूछा, क्या अब भी दर्द हो रहा है? ये एक मामूली चोट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कल्टिवेशन लेवल बढ़ने के साथ मेरे डाउ मार्क्स गहरे हो गए हैं। जो चोटें मुझे लगी हैं वो ज्यादा गंभीर हैं। फैंग युआन मुस्कुराया, फिर टॉपिक बदलते हुए, लेकिन आपके पद दादा ने गु रिफाइन किया और उन्हें चोट लगी, वो भी मेरी ही जैसी हालत में हैं, है ना? वरना वो पिछले कुछ दिनों से मुझसे मिल क्यों नहीं रहे? चेनलर की ईद में घबराहट चमकी। उसने हकलाते हुए फैंग युआन को जवाब देने की कोशिश की। ओल्ड इमोर्टल चेन ची बिना किसी वजह के फैंग युआन से मिलने से माना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जो बहाना दिया वो ये था कि गु रिफाइनमेंट की फेलियर से यूज बैकलैश हुआ है, उसकी चोटें गंभीर हैं और वो मेहमानों से नहीं मिल सकता। ऑफ कोर्स, इस वक्त वो अचानक गु रिफाइन करने से घायल कैसे हो सकता है? दोनों पार्टीज वजह जानती थीं, उन्होंने इसे बोला नहीं। अस रात चेन ची सहित चारों गु इमोर्टल्स ने एक गुप्त चर्चा की। चेनलर ने रिपोर्ट किया, एंसेस्टर, यंग मास्टर हे चेंग ने आज मुझसे आपकी चोट के बारे में पूछा। ओह, आखिरकार उसका सब्र टूट ही गया है। चेन ची मुस्कुराया। शुक्र है, मैं इसे छुपाने में कामयाब रही, उस कोई शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, मुझे डर है। चेनलर चिंतित थी। दूसरे 3 गु इमोर्टल्स ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराते हुए।
चेनलर को उसके परिवार ने बहुत प्रोटेक्ट किया था, वो अनुभवी नहीं थी और मासूम थी, उस नहीं पता था कि फैंग युआन को ये सब साफ साफ पता है। उसका चेन ची की चोटों के बारे में पूछना एक सटल रिमाइंडर था। पुरुष गु इमोर्टल चेन लीजी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, लगता है हमें इस हे चेंग से ठीक से बात करनी पड़ेगी। चैप्टर 1123 इस गु का नाम क्या है? ओल्ड इमोर्टल चेंची ने अपना सर हिलाया। उसने एक स्थिर एक्सप्रेशन के साथ कहा, अगर हम कुछ दिन और इंतजार कर ले तो क्या होगा? कोई जल्दबाजी नहीं है, चेन लीजी ने चिंता से कहा। वो सिचुएशन समझता है, अगर हम इससे खींचेंगे तो वो चिढ़ सकता है। अगर उस मजबूर किया गया और वो झेंग तुओ के साइड चला गया तो मुश्किल हो जाएगी। लिटिल जी, चिंता मत करो, चेंची मुस्कुराया, विश्लेषण करते हुए। असली विरासत के आखिरी टेस्ट के लिए ही फैन ग्रोटो हेवन के आधे गु इमोर्टल्स का सपोर्ट हे चेंग को चाहिए। अभी ही फैन ग्रोटो हेवन में ही चेंग को छोड़कर 9 गु इमोर्टल्स हैं। हमारे पास 4 लोग हैं, हम टोटल का लगभग आधा हैं। ये एक बड़ी संख्या है, जैसे ही उस हमारा सपोर्ट मिलेगा वो जीत से एक कदम दूर होगा। बस उस एक और आदमी का वोट मिल जाए तो वो सफल हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने इस बारे में ना सोचा हो। भले ही वो हमारी साइड छोड़ दे और दूसरे गु इमोर्टल्स के पास चला जाए, उस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सिचुएशन अब अलग है, वो एक बाहरी आदमी है। अगर वो हमारा सपोर्ट चाहता है तो उस कुछ बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे, उस हमारे फायदे के लिए कुछ पेश करना होगा। इसके अलावा वो तीनों, झेंग तुओ और बाकी लोग, ज्यादा एम्बिशियस हैं। चेन लीजी ने कुछ नहीं कहा, उसकी जगह चेन वान यून बोली, ओल्ड एंसेस्टर, असल में मेरे पास एक आइडिया है। अगर ही चेंग को आधे गु इमोर्टल्स के वोट नहीं मिले तो क्या वो फेल नहीं हो जाएगा? जब तक ही फैन की असली विरासत इमोर्टल सक्सेशन माउंटेन पर है, एक दिन हमारे वंशज छोटी तक पहुंचेंगे और उस हासिल कर लेंगे, है ना? हमने कई पीढ़ियों से ही फैन की असली विरासत की रक्षा की है, यहां तक कि ओल्ड एंसेस्टर हे फैन ने भी हमें इसके लिए कम्पीट करने का हक दिया है। क्या हम सच में इसे एक बाहरी आदमी को दे देंगे? ही चेंग बाहरी नहीं है, वो मेन ट्राइब से है, चेनलर ने टोका। लेरा, भूलो मत, मेन ट्राइब बाहरी दुनिया में आज़ादी और शान का आनंद ले रही है। और हम यहां पीढ़ियों से फंसे हुए हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, चेन वान यो ने गंभीरता से कहा। चेनलर के चेहरे पर एक उदासी छा गई, उसने बोलना बैंड कर दिया। चेनची ने अपना सर हिलाया। यूरा, मैं तुम्हारी बातों पर बहुत पहले ही विचार कर चुका हूं, ये काम नहीं करेगा। पहली बात, मॉर्टल्स के लिए इमॉर्टल सक्सेशन माउंटेन पर चढ़ना बेहद मुश्किल है। भले ही हम उन्हें तैयार करें और कोई किस्मत वाला इंसान आ भी जाए, तो वो आखिरकार असली विरासत कब हासिल करेगा? दशकों में? सदियों में? कोई नहीं जानता। दूसरी बात, भले हाई हे चेंग अकेला है, उसके पीछे ही ट्राइब्समैन को मत भूलो, वहां बड़ी संख्या में ही ट्राइब के गु इमॉर्टल्स हैं। अगर वो फेल होता है तो ये सिर्फ उसकी पर्सनल फेलियर होगी। हे ट्राइब के गु इमॉर्टल्स यहां आते रहेंगे। तब तक क्या हम उन सबको रोक पाएंगे? क्या हम मेन ट्राइब के सारे गु इमॉर्टल को रोकने जा रहे हैं? क्या हम रोक सकते हैं? हम चारों के अलावा क्या झेंग तुओ और बाकी लोगों पर भरोसा किया जा सकता है? हे फैन ग्रोटो हेवन के इन गु इमॉर्टल्स को ट्रेजर येलो हेवन के बारे में नहीं पता था। इतने सालों और पीढ़ियों के बाद भी वो ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ही ट्राइब के साथ क्या हुआ है। फैंग युआन ने झूठ बोला और सच छुपाया। उसने इन गु इमॉर्टल्स को आसानी से धोखा दे दिया, उन्हें गोल गोल घुमा रहा था। चेनची की बातों ने बाकी इमॉर्टल्स के एक्सप्रेशंस बदल दिए। चेनलर ने जोड़ा, सही कहा, आज यंग मास्टर हे चेंग ने मुझे बताया कि अनहे ट्राइब गु इमॉर्टल्स को हराना और जीत हासिल करना एक मुश्किल प्रोसेस था। अभी तक भी वो घायल हैं। चेनची ने सर हिलाया, आगे विश्लेषण करते हुए, ही चेंग जीत हासिल करने में सफल रहा, वो बिल्कुल भी मामूली नहीं है। उसके पास रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल है और उसके साथ अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल है। उसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर हम अभी उसकी मदद करते हैं तो यह यूज वक्त पर मदद देने जैसा होगा। जब हम मेन ट्राइब में लौटेंगे तो हमारे पास उसके नीचे एक मजबूत फाउंडेशन होगा। क्या ये अच्छा नहीं होगा? हालांकि हम बिना किसी इनाम के उसकी मदद नहीं करने वाले। यूज एक कीमत चुकानी होगी। अगर वो कुछ बेनिफिट्स नहीं छोड़ता तो वो हमारी मदद की कदर नहीं करेगा, वो हमारे प्रति आभारी महसूस नहीं करेगा। ओल्ड एंसेस्टर सही कह रहे हैं, चेन ली जी ने कहा। हम एंसेस्टर की बात सुनकर कभी गलत नहीं हो सकते। चेनलर मुस्कुराई। चेनची ने अजीब तरह से आहें भरी। उसने तीनों गु इमॉर्टल्स को देखा, गहरी भावनाओं के साथ कहते हुए, मैं बूढ़ा हो गया हूं,
मेरी उम्र लगभग खत्म हो चुकी है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम वंशज भविष्य में बेहतर जिंदगी जियो। जब मैं जिंदगी और मौत के दरवाजे में जाऊंगा तो मैं शांति से आराम करूंगा। एंसेस्टर, ऐसी बातें मत कहिए, आप जरूर लंबी उम्र जिएंगे। चेनलर की ईद लाल हो गई। चेनली जी ने दृढ़ता से कहा, एंसेस्टर, लाइफ स्पैन गू के बारे में मत भूलिए। हमारा सपोर्ट पाने के लिए असी चेंग को हमें कुछ देना होगा। लाइफ स्पैन गू जरूर हमारी शर्तों में से एक है। चेंची की ईद गहरी चमकी। उसने चेनले को देखा, लाइफ स्पैन गू को भूल जाओ, कम से कम हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लेरा अपनी इच्छा पूरी करे और अपने प्रेमी के साथ हो जाए। चेनलर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो उठ खड़ी हुई और पैर पटकते हुए बोली, एंसेस्टर, आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। गुप्त कमरे में हंसी गूंज रही थी। उसी समय फैंग युआन अपने रहने की जगह के बगीचे में खड़ा था, रात के आसमान की तरफ सर उठाए। इसे फैन ग्रोटो हेवन में दिन और रात साफ होते दिन लंबा होता था जबकि रात छोटी होती थी। ये कुछ ऐसा था जो सिर्फ ग्रोटो हेवंस में होता था। ब्लेस्ड लैंड्स में आमतौर पर दिन और रात नहीं होते। हे फैन ग्रोटो हेवन के रात के आसमान में तारे नहीं थे, लेकिन अंधेरा बिल्कुल काला नहीं था। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसमें नीला रंग था। एक ठंडी हवा चली। फैंग युआन के हाथ उसकी पीठ के पीछे वो आसमान को देखते हुए हाल ही में मिली जानकारी को व्यवस्थित कर रहा था। इन पिछले कुछ दिनों में वो चेनले के साथ इंटरैक्ट कर रहा था। इस भोली भली लड़की से बहुत सी कीमती जानकारी हासिल की थी। यूज ही फैन ग्रोटो हेवन और उसके अंदर के गू इमोर्टल्स के बारे में साफ और विस्तृत ज्ञान था। इसके अलावा उसने ही फैन की असली विरासत के बारे में अपने आइडियाज को और आगे बढ़ाया था। वक्त लगभग आ गया है, बस 2 दिन में वक्त सही हो जाएगा। फैंग युआन ने सोचा। उसकी ऊँग में ठंडी रोशनी चमकी, गहरी चमक। 2 दिन एक पाल में बीत गए। दोपहर का वक्त था। तेज धूप महल में चमक रही थी, उस बेहद जीवंत बना रही थी। हवाएं चली, पक्षी चहके। ये एक खूबसूरत नजारा था। चेंची के कमरे के बाहर से फैंग युआन की आवाज सुनाई दी, मैं बिना बताए यहां आ गया, उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। आखिरकार उसका सब्र टूट ही गया, लेकिन उसने काफी देर इंतजार किया। चेंची हैरान नहीं था। पूरा महलों का समूह एक बड़ा मॉडल गू हाउस था। फैंग युआन की सारी हरकतें उसकी नजर में थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। चेंची अपने बिस्तर पर बैठा था। आधा लेता हुआ उसने कमजोरी से कहा, माननीय मेहमान, आप यहां हैं, लेकिन मैं उठकर आपकी सेवा नहीं कर सकता। फैंग युआन तेजी से अंदर चला गया। बिस्तर के सामने खड़ा होकर चिंता से बोला, लगता है आप बहुत घायल हैं। आप एक रूल पाथ गू इमॉर्टल हैं। गहराई से विचार करने के बाद मैंने आपकी चोटों को हल्का करने का एक तरीका सोचा है। चेंची को कोई चोट नहीं लगी थी। सुपीरियर इमॉर्टल, मैं आपकी चिंता के लिए आभारी हूं, लेकिन मेरी चोट ऐसी नहीं है जिसे आसानी से ठीक किया जा सके। फैंग युआन मुस्कुराया, दोस्त, आपको शायद पता ना हो, मेरा इमॉर्टल किलर मूव हमारे ट्राइब का एक सिग्नेचर मेथड है। भले हाइक और इमॉर्टल गू अभी भी ट्राइब में है, मुझे किलर मूव का कंटेंट पता है। मैं यह इमॉर्टल किलर मूव आपको दूंगा। आप कोर बदल सकते हैं और शायद इससे आपकी चोटों में मदद मिले। मैं यह महान तोहफा कैसे स्वीकार कर सकता हूं? चेंची ने तुरंत माना कर दिया। फैंग युआन ने गर्माजोशी से कहा, मुझे लगता है हम गहरे दोस्त हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं आप सब पर बोझ बना हुआ हूं। यह किलर मूव बदले में मेरा तोहफा होगा। सुपीरियर इमॉर्टल, यह तोहफा बहुत ही कीमती है। चेंची ने माना करना जारी रखा। फैंग युआन का एक्सप्रेशन बदल गया। उसका लहजा बहुत चिंतित हो गया। एक इमॉर्टल किलर मूव मेरी सच्ची भावना को कैसे व्यक्त कर सकता है? ओ, ईमानदारी से कहूं तो इस हे फैन असली विरासत का आखिरी टेस्ट मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं। चेंची ने यह सुना और उसकी एड़ी चमक उठी। वो फैंग युआन की बातें समझ गया। वो यहां सपोर्ट के बदले बेनिफिट्स एक्सचेंज करने आया था। चेंची अनजाने में उठ बैठा, कहते हुए, मेरी विनम्र राय में यह मामला गू रिफाइन करने जैसा है। जब गू रिफाइन करते हैं, आग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस कभी बड़ा होना पड़ता है और कभी छोटा। हमें इंपॉर्टेंट मामलों से ज्यादा सब्र से निपटना पड़ता है। ही, मुझे शर्म आ रही है। मुझे गू रिफाइनमेंट में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए मैंने बकवास कर दी। कृपया इसे इग्नोर करें। ये बकवास नहीं थी, ये बिल्कुल बुलशिट थी। एक रूल पाथ गू इमॉर्टल होने के नाते आप रिफाइनमेंट पाथ में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? लेकिन फैंग युआन जानता था कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो मुस्कुराया, मेन ट्राइब के पास रिफाइनमेंट पाथ पर अनगिनत किताबें हैं। जैसे हाय, मैं असली विरासत हासिल कर लूंगा,
मैं सबको आज़ादी दे पाऊंगा। जब आपने ट्राइब में लौटेंगे, ये सारी किताबें आपके लिए एक्सेसिबल होंगी। और मैंने कुछ रिफाइनमेंट पाथ के मेथड्स और गू रेसिपीज भी जमा की हैं। जब मैं सफल हो जाऊंगा, मैं वो सब आपको दे सकता हूं, क्यों नहीं? चेंची ने सर हिलाया, एक खुश एक्सप्रेशन दिखाते हुए। लेकिन उसने जल्दी से कहा, मुझे रिफाइनमेंट पाथ पसंद है, ये सच में वक्त बर्बाद करने वाला शौक है। लेकिन मेरा भतीजा चेन ली जी एक एंस्लेवमेंट पाथ गो इमॉर्टल है, वो आपके अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल से बहुत जलता है। फैंग युआन का एक्सप्रेशन डूब गया। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल सिर्फ एक है, उस दिया नहीं जा सकता। लेकिन नी ट्राइब में बहुत सारे आयरन क्राउन ईगल्स हैं, वो नॉर्दर्न प्लेन्स में मशहूर हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब हम लौटेंगे तो सबको एक मिलेगा। चेंची के चेहरे पर खुशी चमकी, उसने आहें भरी। अतीत में ओल्ड एंसेस्टर हे फैन ने कियाओ ट्राइब को दबाया था, ये उनके ईगल्स पालने का राज हासिल करने के लिए था। सोचना भी अजीब है कि इतने सालों बाद वो इस हद तक डेवलप हो चुके हैं। लेकिन हमारे पूर्वज मुजरिम थे। जब हम मेन ट्राइब में लौटेंगे तो हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, मैं सच में चिंतित हूं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ही ट्राइब में सबका बहुत गर्माजोशी से स्वागत होगा। आखिरकार आपके लौटने का मतलब है कि ट्राइब भी मजबूत होती है। फैंग युआन रुका, फिर बोला, जहां तक जुर्म की बात है, ये इतनी पीढ़ियों पहले हुआ था। जैसे ही मुझे असली विरासत मिलेगी, मैं सबको माफ कर दूंगा। आप सबने इतने सालों तक ही फैन ग्रोटो हेवन की रक्षा की है। आपके पुण्य आपके पापों से ज्यादा हैं, और क्योंकि आपने मुझे असली विरासत हासिल करने में भी मदद की। ही जब मैं मेन ट्राइब लौटूंगा, मैं सबके लिए न्याय की मांग करूंगा। चेंची मुस्कुराया, सुपीरियर इमॉर्टल, आप इंसानों में एक ड्रैगन हैं, एक एब्सोल्यूट जीनियस। आपकी बातें सच में विश्वसनीय हैं। ये सुनकर मैं कुछ हद तक आश्वस्त हूं। मैं आपके विश्वास के लिए धन्यवाद करता हूं। हम सबके पास ही ट्राइब का खून है, हम एक परिवार हैं। हालांकि जहां तक बाहर के दूसरे इमॉर्टल्स की बात है, ये उनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। फैंग युआन ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया। उसका मतलब था, पहले आओ पहले पाओ, जो भी उस पहले सपोर्ट करेगा यूज मेन ट्राइब में लौटने पर ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। चेंची ने सर हिलाया, वो एक चालाक लोमड़ी था। वो जाहिर है समझ गया था कि फैंग युआन का क्या मतलब है। वो मुस्कुराया, सुपीरियर इमॉर्टल, आपकी बातें सच में ज्ञानवर्धक हैं, वो कमाल की हैं। खासकर शब्द परिवार, ये कितना सटीक है। ऐसा कहकर उसने फैंग युआन को देखा। उसकी हल्की मुस्कान देखकर उस और गहरा विश्वास महसूस हुआ। उसने पूछा, आप लिटिल ले के बारे में क्या सोचते हैं? फैंग युआन की मुस्कान गायब हो गई। उसने जवाब दिया, बुद्धिमान और वाकपटु, मासूम और जिंदादिल, वो बहुत आकर्षक है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेरा आपसे छुप छुप कर प्यार करती है। आह, ये अफसोस की बात है। सुपीरियर इमॉर्टल, आप इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, वो आपके लायक कैसे हो सकती है? आह, उसके पूर्वज होने के नाते मैं उसकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ हूं। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि लेरा, ये बेचारी बच्ची, सुपीरियर इमॉर्टल को भूल पाए और भविष्य में अपनी खुशी ढूंढ ले। चेनलर ने आहें भरी। फैंग युआन अब नहीं मुस्कुरा रहा था। उसने माथे पर बाल डाले और विचार किया, फिर गंभीरता से कहा, मैं आपसे भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चेनलर से प्यार करता हूं। मैं उससे अपनी पत्नी के रूप में शादी करने को तैयार हूं। अगर वो सच में उससे प्यार करता तो यूज खुशी से चिल्लाना चाहिए था। विचार करने के बाद वो गंभीर एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। लेकिन चेंची ने इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे कि वो समझ ही नहीं सकता। फैंग युआन मन हाय मन मुस्कुराया। वो समझ सकता था क्यों। ये चेंची बार बार कह रहा था कि वो अपने वंशज के भविष्य के लिए सोच रहा है, लेकिन क्या ये सच था? वो अपने फायदे के लिए चेनले की कुर्बानी दे रहा था। चेंची जोर से हंसा। फैंग युआन का जवाब उसके लिए बहुत संतोषजनक था, भले ही उसने ये अनिच्छा से कहा था। वो हद से आगे निकल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने गहरी आहें भरी। अफसोस की बात है कि मेरी उम्र खत्म हो रही है। मैं आपकी और लेरा की शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। फैंग युआन तुरंत समझ गया, ये बुद्धा आदमी लाइफ स्पैन गो मांग रहा था। उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। उसने मुस्कुराना बैंड कर दिया। उसने रूखेपन से कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी राय में आप बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं। आपकी भूख सच में बहुत अच्छी है। ओल्ड इमॉर्टल चेंची हंसा और सीधे फैंग युआन को देखा। उसने एक दृढ़ एक्सप्रेशन दिखाया जो पीछे हटने वाला नहीं था। मैं सच में शर्मिंदा हूं। असल में मैं एक बहुत लालची इंसान हूं। मैं ना सिर्फ सुपीरियर इमॉर्टल और लेरा की शादी में शामिल होना चाहता हूं, मैं शादी के बाद आपके होने वाले बच्चों को भी देखना चाहता हूं। आखिरकार वो भी मेरे वंशज हैं।
फैंग युआन इधर उधर टहलने लगा, उसकी भौहें सख्ती से सिकुड़ी हुई थी। उसने सीधे कहा, लाइफ स्पैन गू ढूंढना मुश्किल है, वो बहुत कीमती हैं, मैं उन्हें नहीं दे सकता। स्वर्ग का ये खजाना सच में हासिल करना मुश्किल है। ओल्ड इमॉर्टल चेंची ने सर हिलाया, जैसे कि उसने फैंग युआन के जवाब की उम्मीद पहले से ही कर ली थी। उसने जारी रखा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये ही फैन ग्रोटो हेवन भी लाइफ स्पैन गू पैदा करता है, उन्हें सब इकट्ठा करके रखा गया है। हेवनली स्पिरिट शायद बेअकाल हो, लेकिन ओल्ड एंसेस्टर हे फैन के अपने अरेंजमेंट्स थे। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो हे फैन की असली विरासत में जरूर लाइफ स्पैन गू होंगे। मुझे सिर्फ 300 साल की उम्र के बराबर लाइफ स्पैन गू चाहिए। 300 साल? फैंग युआन ने गुस्से से चेंची को घूरा। चेंची अभी भी आराम से मुस्कुरा रहा था। फैंग युआन गुस्से से भर गया, 300 बहुत ज्यादा है, मेरे पास एक भी नहीं है। न सिर्फ 100 दूंगा, 150। चेंची ने सौदा किया, उसने आखिरकार अपना नाटक छोड़ दिया। फैंग युआन ने कुछ और चक्कर लगाए, दांत पीसते हुए, भूल जाओ, मैं तुम्हें 150 दूंगा। डील। चेंची ने ताली बजाई, खुशी से चौड़ी मुस्कान के साथ। उसने अपने चेहरे की परवाह करना छोड़ दिया। आखिरकार ये 100 साल से ज्यादा की जिंदगी थी, थोड़ी सी इज्जत इससे कैसे तुलना कर सकती थी। चेंची ने फैंग युआन को देखा, अब और भी गहरी मुस्कान के साथ। सुपीरियर इमॉर्टल, मैंने लेरो से सुना है कि आपके पास बहुत सारे इमॉर्टल गू हैं, क्या आप मुझे अपने हराइजन्स को बढ़ाने के लिए एक नज़र देखने दे सकते हैं? फैंग युआन हैरान रह गया और फिर गुस्से से भड़क उठा। उसने चेंची पर दांत पीसे। ये बुद्धा आदमी बहुत लालची था। उसने कहा कि वो एक नज़र देखना चाहता है, लेकिन सच ये था, वो चाहता था कि फैंग युआन अपने सपोर्ट के बदले में एक इमॉर्टल गू एक्सचेंज करे। चेंची ने फैंग युआन को गुस्से में आते देखा और उसका दिल उछाल पड़ा, लेकिन जल्द ही उसने सोचा कि ये एक दुर्लभ मौका है, ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। जब वो मेन ट्राइब में लौटेंगे, तो क्या ऐसा दोबारा होगा? इसलिए उसने जल्दी से कहा, सुपीरियर इमॉर्टल, ये मेरी आखिरी गुजारिश है, जैसे ही मुझे ये मिल जाएगा, हम चारों जरूर आपका सपोर्ट करेंगे। फैंग युआन फिर से टहलने लगा। उसने भारी कदम उठाए, जैसे कि कंक्रीट के फर्श से उसकी कोई गहरी दुश्मनी हो। चेंची ने उसके एक्सप्रेशन को देखा, ये देखकर कि फैंग युआन का गुस्सा कम हो रहा है और वो असल में इस बारे में सोच रहा है, उसने अपनी सावधानी कम कर दी। उसने अंदर से बहुत खुशी महसूस की। सक्सेस। जैसा कि उम्मीद थी, एक पाल के बाद फैंग युआन ने अपनी हरकतें रोकी। वो बिस्तर के सामने एक इमॉर्टल गू हाथ में लिए खड़ा था। रैंक 7 इमॉर्टल गू, चेंची चिल्लाया, हैरान और खुश महसूस करते हुए। ये एक स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गू है, ये मेरे साथ कंपैटिबल नहीं है, वरना तुम्हें ये कभी देखने को नहीं मिलता। फैंग युआन ने गुस्से से कहा। इस गू का नाम क्या है? चेंची की एक ही चमक रही थी। उसने देखा कि फैंग युआन गू उसकी तरफ बढ़ा रहा है। रुको, मैं इसके बदले इससे एक्सचेंज करूंगा। फैंग युआन ने अचानक अपना मन बदल लिया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने इमॉर्टल एपर्चर से एक और गू निकाल लिया। चेंची की नजर अनजाने में फैंग युआन के दूसरे हाथ पर चली गई। कहते ही स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गू एक्टिवेट हो गया। स्वॉर्ड पाथ किलर मूव, डार्क असैसिनेशन। चेंची हक्का बक्का देखता रह गया। उसके माथे पर बना खूनी निशान बड़ा हो गया और खून उसके सर के आगे और पीछे से बहने लगा। वो मर चुका था। चैप्टर 1124 डार्क असैसिनेशन। चेंची की मौत के साथ ही सारे महल हिलने लगे। महलों का पूरा ग्रुप मॉर्टल गू हाउसेस का था। वो ओल्ड इमॉर्टल चेंची के कंट्रोल में थे। लेकिन फैंग युआन तैयार होकर आया था, उसकी मर्जी से। उसने पहले से तैयार किए गए अरेंजमेंट्स को एक्टिवेट कर दिया। एक ही पाल में महलों की कंपन शांत हो गई और आगे नहीं बढ़ी। यह फैंग युआन की पिछले कुछ दिनों की तैयारियों में से एक थी। मॉर्टल गू हाउसेस गू इमॉर्टल्स के लिए कोई खास बात नहीं थे, जब तक की बात किसी इमॉर्टल गू हाउस की ना हो। लेकिन ही फैन ग्रोटो हेवन के अंदर के इन गू इमॉर्टल्स के पास वो कैसे हो सकता है? हे फैन बेरहम था। मरने से पहले उसने सारे मुजरिम ही ट्राइब गू इमॉर्टल्स को मार डाला था। पीछे छोड़ी गई विरासतों में जाहिर है कुछ जरूरी जानकारी की कमी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनमें इमॉर्टल गू हाउसेस के बारे में जानकारी हो, और सिर्फ ही फैन ग्रोटो हेवन के अंदर के इन गू इमॉर्टल्स के दम पर उनके द्वारा एक इमॉर्टल गू हाउस बनाने की उम्मीद ना के बराबर थी। इसके अलावा भले ही महल बड़े और शानदार इस्तेमाल किए गए तरीके बहुत पुराने थे, फैंग युआन उन्हें आसानी से सुलझा सकता था। ओल्ड इमॉर्टल चेंची का उस इतने लंबे समय तक यहां रहने देना एक बहुत बड़ी गलती थी। ही फैन ग्रोटो हेवन के येगू इमॉर्टल्स बहुत लंबे समय से शांति से रह रहे हैं,
बिना किसी बड़े संघर्ष और कंपटीशन के प्रोग्रेस के लिए उनके पास बिल्कुल भी अलर्टनेस नहीं है। फैंग युआन ने ओल्ड इमॉर्टल चेंची की लाश को देखा, नफरत से हेस्ट हुए। चेंची अपनी उंगली खुली रख कर मारा था, वो अभी भी सदमे में था। फैंग युआन ने बहुत तेजी से हमला किया था, वो दर्द दिखाने के लिए रिएक्ट भी नहीं कर पाया। फैंग युआन ने कंफर्म किया कि चेंची मर चुका है, फिर यूज सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर रख लिया। इसके बाद उसने फैमिलियर फेस का इस्तेमाल किया, ओल्ड इमॉर्टल चेंची के रूप में बदल गया और कमरे से निकलकर खुलेआम बाहर चला गया। प्रणाम ओल्ड एंसेस्टर, प्रणाम ओल्ड एंसेस्टर। रास्ते में फैंग युआन कई गू मास्टर्स और हर जेंडर और उम्र के मॉर्टल्स से मिला। फैंग युआन को देखने के बाद वो घुटनों के बाल बैठ गए, अपनी सबसे आदरपूर्ण शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए। हर बार फैंग युआन ने अपने गू वॉर्म्स को एक्टिवेट किया, एक अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें उठने में मदद की। उसने उनसे प्रोत्साहन में कुछ सवाल पूछे। चेंची के ये वंशज उसके प्रति बेहद आभारी थे। उन्हें नहीं पता था कि असली चेंची को फैंग युआन ने पहले ही मार दिया है, वो कातिल को प्रणाम कर रहे थे। उन्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि ओल्ड इमॉर्टल चेंची आमतौर पर ऐसे ही बिहेव करता था। फैंग युआन पिछले कुछ दिनों से चेनले के साथ खेल रहा था, उसने बहुत सारी इंटेल हासिल की थी, जिनमें चेंची की आदतें भी शामिल थी। वरना सिर्फ फैमिलियर फेस के साथ वो सिर्फ अपना रूप बदल सकता था, वो अपने एक्शंस को ओल्ड इमॉर्टल चेंची के एक्शंस के अनुसार नहीं बदल सकता था। फैंग युआन खुलेआम और कॉन्फिडेंस से चला। कुछ देर बाद वो एक महल में पहुंचा। एंसेस्टर, आप यहां क्यों? चेन ली जी ने एक शोर सुना और महल से बाहर निकलकर यूज प्रणाम किया। उसने फैंग युआन को बहुत हैरानी से देखा। उसकी आइडेंटिटी पर शक नहीं हो रहा था, ऑफ कोर्स, बल्कि वो सोच रहा था एंसेस्टर साफ तौर पर बीमार होने का बहाना इस्तेमाल कर रहे थे ताकि ही चेंग से मीटिंग टाल सकें। वो आज इतने खुलेआम जनता के सामने क्यों ना गए, ओरिजिनल प्लान के खिलाफ जाकर? लिटिल जी, वो ही चेंग पहले ही चुपके से मेरे पास आया था, हमने पहले ही बातचीत पूरी कर ली है। चलो अंदर चलते हैं, मुझे तुमसे एक मामले पर डिस्कस करना है। फैंग युआन ने धीरे से कहा। उसने चेन लीजी की पीठ थपथपाई, वो अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर आगे बढ़ गया। महलों का पूरा समूह मॉर्टल गू हाउसेस का था, लेकिन इन 3 गू इमॉर्टल्स के रहने की जगह क्रमशः उनकी अपनी थी। इस पॉइंट पर ओल्ड इमॉर्टल चेंची दखल नहीं दे सकता था। वो अपने वंशजों की जिंदगी को इस हद तक कंट्रोल नहीं कर सकता था, है ना? चेन लीजी ने फैंग युआन की बातें सुनी और उसके विचार बदल गए, उसके शक दूर हो गए। वो तेजी से आगे बढ़ा, रास्ता दिखाते हुए। एंसेस्टर, कृपया बैठिए। उसने झुककर फैंग युआन को उसकी सीट की तरफ निर्देशित किया। कृपया चाय लीजिए। जल्द ही उसने एक हाई क्वालिटी चाय तैयार की और उस दोनों हाथों से पकड़ाया, एक आदरपूर्ण रवैया रखते हुए। चाय देने के बाद चेन लीजी नीचे एक नीची सीट पर बैठने चला गया। चाय पीने के बाद फैंग युआन ने देखा कि चेन लीजी उससे दूर बैठा है। उसने कहा, ओ लिटिल जी, अपनी कुर्सी इधर लाओ, मेरे पास बैठो। चेन लीजी चूक गया और खुश हो गया। उसने खुशी से जवाब दिया, जी एंसेस्टर, मैं आपके पास खड़ा रहूंगा और आपके निर्देश सुनूंगा। वो कैसे खड़ा हो सकता था? बैठने और खड़े होने में फर्क होता है। खड़े होने पर मसल्स सिकुड़े रहते हैं, वो तेजी से हिल सकते हैं। बैठने पर शरीर आराम करता है, यहां तक कि उनकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है, वो अपनी सुरक्षा कम कर देते हैं। फैंग युआन चेन लीजी को मारना चाहता था, उस पूरी तैयारी करनी थी। इसलिए फैंग युआन ने नाखुश होने का नाटक किया। मैंने तुम्हें अपनी कुर्सी हिलाने के लिए कहा, तुम इतने अनिच्छुक क्यों हो रहे हो? मैंने ही चेंग से पहले ही बात कर ली है, अब हमें झेंग तुओ के गैंग से निपटना है। मुझे तुम्हें कई मामले सौंपने हैं, यूर और लेरे दोनों औरतें हैं, जरूरी पाल में। लिटिल जी, तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। चेन ली जी के दिमाग में अनगिनत विचार चल रहे थे। यूज मान्यता मिलने के बाद खुशी का एहसास हुआ। जी, उसने तेजी से अपनी कुर्सी हिलाई, फैंग युआन के पास बैठ गया। फैंग युआन ने देखा कि दरवाजे खुले हैं। उसने कहा, दरवाजे बैंड कर दो, ये बातें बाहरी लोगों से गुप्त रखना बेहतर है। चेन ली जी को कोई शक नहीं हुआ, उसने निर्देशों का पालन किया। ही चेंग और बर्दाश्त नहीं कर सका, वो मेरे पास आया। हे चेंग से लंबी बातचीत के बाद उसने हमें कई बेनिफिट्स का वादा किया, वो बहुत ईमानदार है। फैंग युआन ने धीरे से कहा। चेन ली जी ध्यान से सुन रहा था। वो पूछना चाहता था कि ही चेंग ने क्या कीमत चुकाई, लेकिन क्योंकि उसके एंसेस्टर ने इसका जिक्र नहीं किया, उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। अभी
फैंग युआन ने उसकी जिज्ञासा को शांत करना शुरू किया। उसने रकम को कुछ हद तक बड़ा चढ़ाकर बताया, जिससे चेन लीजी खुशी और उत्साह से सुनने लगा। ही चेंग ने असल में एक रैंक 7 इमॉर्टल गू ऑफर किया। आखिर में चेन लीजी ने सांस खींची। वो सच में बहुत खुश था। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? देखो, फैंग युआन हंसा, फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू निकालते हुए। अच्छा गू, ये एक अच्छा गू है। चेन लीजी ने तुरंत तारीफ की। ओ लिटिल जी, फैंग युआन ने धीरे से कहा। चेन लीजी ने तुरंत अपना सर उठाया। उसका एंसेस्टर उससे बात कर रहा था, वो कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकता था? इसी पाल तलवार की रोशनी चमकी। चेन लीजी चूक गया। अभी अभी रोशनी की एक चमक हुई थी शायद। इसके बाद उसने अनजाने में फैंग युआन के हाथ को देखा। वहां का फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू गायब था। गू गायब क्यों हो गया? चेन लीजी हैरान था, लेकिन अचानक उसने अपने शरीर को कमजोर महसूस किया। उसके माथे से एक गर्म तरल बह रहा था। अचानक उसकी दुनिया घूमने लगी। वो जमीन पर गिर गया, घुटनों के बाल। उसका एक हाथ जमीन पर सहारा दे रहा था, जबकि उसने दूसरे से फैंग युआन का चोगा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। फ्लॉप! वो जमीन पर गिर गया, पूरी तरह से मारा हुआ। फैंग युआन की गर्म मुस्कान गायब हो गई। उसका एक्सप्रेशन बर्फीला ठंडा हो गया। पहले जैसा ही करते हुए फैंग युआन ने इस महल को भी दबा दिया, उस हिलने से रोक दिया। दूसरे कोई समस्या नहीं देख सकते थे। इसके बाद उसने चेन लीजी की लाश इकट्ठा की और उस अपने इमॉर्टल एपर्चर में रख लिया। उसने महल के दरवाजे खोले और चला गया। दो महिला गू इमॉर्टल्स बची हुई थी। चेन वानियो से ज्यादा खतरा था। फैंग युआन का अगला निशाना वही थी। सिस्टर, मैंने आखिरकार अपने नए मूव कंसीलमेंट विद इन में सफलता हासिल कर ली। चेनलर ने मुस्कुराते हुए चेन वानियो से कहा। सच में? चेन वानियो ने यह सुना और बहुत खुश हुई। उसने चेनले को संतुष्टि के एक्सप्रेशन के साथ देखा। लगता है हमारी लेर आखिरकार मेहनत कर रही है। मुझे गैस करने दो, वो कौन है जिसने तुम्हें इतनी मेहनत से कल्टिवेट करने के लिए मोटिवेट किया? चेन वानियो ने सोचने का नाटक किया। उसने जारी रखा, मुझे लगता है इस इंसान का सरनेम ही है, और उसके पूरे नाम में सिर्फ एक और शब्द है। उसके खत्म करने से पहले चेनले ने बीच में टोका, सिस्टर, मुझे छेड़ना बैन करो। मैं पहले से ही बहुत मेहनती थी, ठीक है? सच में? चेन वानियो मुस्कुराई जब उसने चेनले का शर्मिला रूप देखा। उसने सोचा, लेर शायद मासूम है और हमारी सुरक्षा में पाली बड़ी है, लेकिन वो जानती है कि ही चेंग कितना प्रभावशाली है, इसलिए वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। मेन न्यूज याद दिलाने वाली थी, लेकिन लगता है मैं बेकार में चिंता कर रही थी। चेनलर इस नज़र को झेल नहीं सकी। उसने एक कदम पीछे लिया। चेन वानियो की नज़रों से गायब हो गई। सिस्टर, मैंने कंसीलमेंट विद इन का इस्तेमाल किया। क्या आप मुझे ढूंढ सकती हैं? ही, क्या आप जानती हैं मैं कहाँ हूं? एक पाल में चेन वानियो ने अपने पास चेनले की आवाज सुनी। नटखट लड़की, जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी तब मैं तुमसे निपट लूंगी। चेन वानियो ने एक बुरा रूप दिखाया। वो अपना इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव इस्तेमाल करने ही वाली थी कि अचानक उसने बाहर कुछ गड़बड़ महसूस की। वो उत्सुक थी। एंसेस्टर यहाँ क्यों हैं? लर, खेलना बैंड करो, मेरे साथ उन्हें प्रणाम करने चलो। चेनलर अपना इमॉर्टल किलर मूव हटाने हाय वाली थी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो समय याद आया जब ओल्ड इमॉर्टल चेंची ने उसका मजाक उड़ाया था। उसने मुंह बनाया, छोड़ो, मैं साइड में छुप कर सुनूंगी। देखते हैं एंसेस्टर मुझे ढूंढ पाते हैं या नहीं। अगर वो मुझे नहीं ढूंढ पाए और मैं अचानक सामने आ गई तो वो चौंक जाएंगे। ही, ओह तुम बहुत शरारती हो, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। चेन वानियो ने अपना सर हिलाया। महल से बाहर निकलकर ओल्ड इमॉर्टल चेंची को प्रणाम करने चली गई। फैंग युआन के पास फैमिलियर फेस था। चेन वानियो और चेनले उसकी असली पहचान नहीं जान पाए। लेकिन फैंग युआन के पास कोई उत्कृष्ट इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव नहीं था। वो छिपी हुई चेनले को नहीं ढूंढ सका। असल में भले ही उसके पास वैसा किलर मूव होता, वो उस खुलेआम इस्तेमाल नहीं कर सकता था। एक बार उसने इस्तेमाल किया तो उसका इमॉर्टल ऑरा लीक हो जाएगा। इससे शक पैदा होगा। सिर्फ डार्क असैसिनेशन जैसे इमॉर्टल मेथड्स हाई इमॉर्टल गू के ऑरा को पूरी तरह से छुपा सकते हैं। बिना एक निशान छोड़े कोई छुपकर हमला कर सकता है और दुश्मन को अनजाने में पकड़ सकता है। चेन वैन यून फैंग युआन को उसकी सीट तक ले गई। वो चेनले को बाहर आने के लिए बुलाना चाहती थी। वो इतने अनादर के साथ उन्हें कैसे झांक सकती थी? लेकिन इस बारे में सोचते हुए ओल्ड एंसेस्टर लर पर बहुत प्यार लुटाते हैं। उन्हें अभी अभी यंग मास्टर हे चेंग से बातचीत के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स माइल हैं। वो अच्छे मूड में हैं।
भले हाई एंसेस्टर लर को छिपे हुए पाएं, वो उस जरूर नहीं डांटेंगे। ये सोचकर चेन वान यो ने अनजान होने का नाटक किया, चाय उसकी तरफ बढ़ते हुए। फैंग युआन ने एक घूंट पिया, उसने फिर से वही किया, चेन वान यो से अपने पास बैठने के लिए कहा। चेन लर देखती रही और अपनी हंसी रोकती रही, उस बेहद उत्साह महसूस हुआ। इसके बाद जैसे ही उसने फैंग युआन और चेन वान यू की बातें सुनी, वो धीरे धीरे फोकस हो गई और उनके फायदे सुनकर वो बहुत खुश हुई। लेकिन यूज फैंग युआन के लिए चिंता होने लगी। यंग मास्टर हे चेंग ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, क्या इससे अन पर बुरा असर पड़ेगा? जल्द ही फैंग युआन ने फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू निकाला। ये रैंक 7 स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गू मुझे ही चेंग ने दिया है, उसके पिछले ऑफर के अलावा। यूरा, मैं चाहता हूं कि तुम उस गुफा में जाओ जहां 3 इमॉर्टल्स रहते हैं। इसे एक दाव के रूप में इस्तेमाल करके अन 3 इमॉर्टल्स को ही चेंग को सपोर्ट करने के लिए मनाओ। क्या तुम ये करने को तैयार हो? चेन वैन यून तेजी से उठ खड़ी हुई। एंसेस्टर, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फैंग युआन हौसा। चेन ल की नज़र भी फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू पर टिकी हुई थी। ये पहली बार था जब वो एक रैंक 7 इमॉर्टल गू देख रही थी। वो अपनी उत्सुकता नहीं रोक सकी, वो उछाल कर बाहर आना चाहती थी और अपने एंसेस्टर को एक सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन अगले हाई पैल एक बदलाव हुआ। डार्क असैसिनेशन फिर से एक्टिवेट हो गया। चेन वैन ये कैसे उम्मीद कर सकती थी कि उसका प्यारा एंसेस्टर, जिसके साथ उसका इतना गहरा रिश्ता था, हमला करेगा? बिना किसी बचाव के ये नर्म दिल महिला इमॉर्टल चेंची और चेन लीजी के नक्शे कदम पर चली। चेन वैन यून मारी गई। फैंग युआन ने फ्लाइंग स्वॉर्ड वापस ले लिया, उसने लाश को अपने इमॉर्टल एपर्चर में भेजे दिया, उसने खून के दाग मिटा दिए और चला गया। चेन लर अभी भी छिपी हुई थी, उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक रखा था, उसकी ऊँगें बड़ी बड़ी खुली हुई थी और घूर रही थी, लेकिन उसकी पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गई थी। उसके नथुने फूल गए थे, वो गहरी सांसें ले रही थी। उसका नाजुक शरीर कांप रहा था, आंसू उसके खूबसूरत कोमल गालों से चुपचाप बह रहे थे। अविश्वसनीय, बेहद दहशत। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी क्या देखा? अभी क्या हुआ? क्या ये एक भ्रम है? जरूर, ये सब एक भ्रम है। ये कैसे हो सकता है? ही, हा हा हा, एंसेस्टर ने सिस्टर यूनर को मार दिया? ये कैसे हो सकता है? लेकिन सच उसकी ऊँग के सामने था। सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन एक देखा सच होता है। ठंडा, क्रूर, वो जो देखा उस पर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकती थी। प्लोप, वो घुटनों के बाल जमीन पर बैठ गई, कमजोरी से ढह गई। उसके कंधे ऊपर नीचे हो रहे थे, वो सिसक रही थी। उसके जिंदादिल चेहरे पर दर्द, दहशत, उलझन और लाचारी थी। उसके हाथ अभी भी उसके मुंह को ढके हुए थे, वो यूज उम्मीद से धक रही थी, जैसे कि ये उस बचा सकता है। चैप्टर एंड।